तो आज हम एक एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने मुझे लगता है दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये असल में दो पिताओं की कहानी है। एक जो बहुत पढ़े लिखे थे पर हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहे, और दूसरे जो कम पढ़े लिखे थे पर बहुत अमीर बने। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो ये किताब पूछती है, अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा कैसे सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखाते। बिल्कुल। और ये कोई बहुत मुश्किल फाइनेंस की बात नहीं है, ये सोच का फर्क है। हाँ, एक माइंडसेट का फर्क है। और वो फर्क पहली लाइन से ही दिखने लगता है। किताब में बताया है कि जो पुअर डैड थे उनका पसंदीदा वाक्य था, मैं ये नहीं खरीद सकता। हाँ, और ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, पर कियोसाकी कहते हैं कि ये वाक्य आपके दिमाग पर ताला लगा देता है, काम करना बंद कर देता है दिमाग। बिल्कुल। ये एक तरह का मानसिक आलस्य है। जबकि जो रिच डैड थे उन्होंने इस वाक्य पर ही पाबंदी लगा रखी थी। अच्छा। वो कहते थे ये मत कहो, सवाल को बदलो, ये पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। और ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ है ना? मैं नहीं कर सकता एक फुल स्टॉप है, खत्म हो गई बात। हाँ, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ एक सवाल है। ये आपके दिमाग को दौड़ाता है, नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो अगर ये सोच बदलना पहला कदम है, तो अगला कदम क्या है? कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने का बस एक बहुत ही सरल नियम है। एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी के बीच का फर्क जानना। और उनकी डेफिनेशन भी कितनी सीधी है। एसेट मतलब कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना ही। सुनने में बहुत आसान लगता है, हाँ। पर इसी एक रूल को ना समझना ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जड़ है। अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं और बाकी लोग लायबिलिटीज जमा करते हैं और उन्हें एसेट समझते रहते हैं। और यहीं पे किताब की सबसे मुझे लगता है विवादित बात आती है, आपका घर। हाँ, ये बात सबको चौंका देती है। हमारे यहाँ तो मतलब घर बनाना सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मानी जाती है। तो क्या कियोसाकी कह रहे हैं कि ये पूरी सोच ही गलत है? देखिए, उनका लॉजिक ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए उनका घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो जेब से पैसा निकाल रहा है। एग्जैक्टली। हर महीने होम लोन की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, पैसा आपकी जेब से जा रहा है, आ नहीं रहा। वो आपको अमीर नहीं बना रहा। और यही लायबिलिटीज, यही हमें उस रैट रेस में फंसा देती हैं जिसकी बात वो करते हैं। हाँ, वो जो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। नौकरी करो, पैसे कमाओ, बिल भरो, और फिर सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ गए। बिल्कुल। आपकी रैट रेस बस महंगी हो जाती है। और ये दो इमोशंस पर चलती है, डर और लालच। डर कि बिल कैसे भरेंगे, और लालच कि सैलरी आ गई तो चलो कुछ नया खरीदते हैं, और आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। एक आम इंसान जो पहले से ही मतलब बिलों और ईएमआई के बोझ तले दबा है, वो एसेट्स बनाना शुरू करे तो करे कैसे? ये बहुत वाजिब सवाल है। और किताब का मतलब ये नहीं है कि आप कल से लाखों का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकता बदलना। पैसों के लिए काम करने के बजाय ये सीखना कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। अच्छा। शुरुआत छोटी हो सकती है, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में निवेश, कोई ऐसी स्किल जिससे साइड इनकम हो, या कोई छोटी रेंटल प्रॉपर्टी। पॉइंट रकम का नहीं, दिशा का है। मतलब अपना ध्यान लायबिलिटीज खरीदने से हटाकर इनकम बनाने वाले एसेट्स बनाने पर लगाना है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सफर एक माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होता है। मैं नहीं कर सकता से मैं कैसे कर सकता हूं तक। सही। फिर एसेट और लायबिलिटी के उस सिंपल से फर्क को समझना, और फिर उस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए अपने एसेट कॉलम को बनाना। पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार पर छोड़ जाता है। किताब कहती है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना ज्यादा पैसा अक्सर आपकी समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि उन्हें और बड़ा बना देता है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, क्या असली सवाल ये है कि कोई कितना कमाता है, या ये कि वो जो कमाते हैं उसे संभालते और बढ़ाते कैसे हैं?